हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और बढ़िया बेहतर ढंग से बनाने के लिए लेके आए हैं आज की वीडियो में क्या, जो चैप्टर का नाम है अनुवांशिक। ठीक है, आज हम लोग पूरा चैप्टर को किस लैंग्वेज में देखेंगे, तो पूरा का पूरा चैप्टर होने वाला है हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीफ क्वेश्चंस, यानी कि 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो एकदम मिस नहीं करना, इस क्वेश्चन को एकदम बाय हार्ट आपको याद कर लेना है, जहन में बैठा लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डीएनए का क्या कार्य है। ऑप्शंस क्या है, कोशिका विभाजन, दूसरा आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना, यानी कि एक जनरेशन से 2 जनरेशन में जो आ रहा है, जो भी जानकारी आ रहा है उसको संग्रह करके रखना, यानी कि थोड़ा सा बचा के रखना। ठीक है, तीसरा ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि उसको एनर्जी देना, ऊर्जा देना। ठीक है, चौथा क्या, प्रोटीन निर्माण को रोकना, यानी शरीर के अंदर में जो भी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, जो भी प्रोटीन का, चाहे वो जरूरी हो या फिर वेस्ट वाला हो, जैसा भी हो, ठीक है, उसको रोक देना। ठीक है, बनने नहीं देना। तो चारों ऑप्शंस में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी जो है आपका करेक्ट आंसर, यानी कि अनुवांशिकी जानकारी को संग्रहित करना। होता क्या है ये, चलिए देखते हैं। दिख रहा है आपको, ये देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखे सही से। दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए क्या है, आनुवांशिकी जानकारी को संग्रहित करना, मतलब इसका मतलब क्या होता है, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, का मुख्य कार्य आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे क्या है लिखा हुआ, एक पीढ़ी, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना, यानी कि भेजना, भेजने का कार्य। ठीक है, कार्य है। यह अनुवांशिकी लक्षणों के लिए कोडिंग प्रदान करता है। तो क्यों भेजता है भाई, इसका भेजने से क्या होता है, तो जो भी कोडिंग बनेगा, यानी कि जो भी कैरेक्टर दिखेगा, लक्षण दिखेगा, तो किसके हिसाब से दिखेगा, तो इसी डीएनए की वजह से दिखेगा। क्लियर है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ग्रेगोर मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए, किस पौधे पर अपने प्रयोग किए। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है मक्का, दूसरा है मटर, तीसरा है गेहूं, चौथा है धान। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो सभी जानते हैं, चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर होगा बी, मटर। ठीक है, क्या होगा आंसर, मटर। अब क्यों मटर लिया था, चलिए देखते हैं मटर लेने के पीछे क्या कारण था, क्या मकसद था मेंडल का। चलिए, तो इसका मकसद क्या था कि जो ग्रेगोर है, यानी जो मेंडल थे, उन्होंने मटर के पौधे, जिसका कि साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम, पर अपने अनुवांशिक, यानी कि जो भी उनका प्रयोग था, प्रयोग किए, क्योंकि इसमें विभिन्न लक्षण, कौन से लक्षण, विभिन्न लक्षण आसानी से दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें लक्षण आसानी से दिखता है, किसमें, मटर के पौधे में। ठीक है, जैसे कौन कौन से, जैसे फूल का रंग, और बीज का, क्या हो जाएगा, बीज का, देखो क्या है लिखा हुआ जल्दी से, बीज का आकार। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेंडल में ही है। ठीक है, मेंडल के अनुसार जब एक विषम संयोजक, यानी हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मतलब अलग अलग लक्षण है दोनों में, ठीक है, हेट्रोजाइगस दिख रहा है ना क्वेश्चन पूरा आपको, ठीक है, हाँ, पौधे को स्वयं परागित किया जाता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता है, तो सॉरी, तो अगली पीढ़ी में गुणसूत्रों का अनुपात क्या होगा, या फिर क्या होता है, आपको बताना है रेशियो। ठीक है, देखो, तो क्या क्या रेशियो दिया हुआ है, पहला है 1:1, 3:1, 9:3:3, 3:1। ठीक है, और चौथा है 1:2:1। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर, यस बी, वेरी गुड, 3:1 होगा। ठीक है, चलिए क्यों होगा, चलिए देखते हैं भाई, पहले समझते हैं क्यों होगा। तो मेंडल के पहले नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में जब दो विषम संयोजक, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर वाले, लक्षण वाले, एक कैपिटल टी तो दूसरा स्मॉल टी है, याद रखें कैपिटल टी और स्मॉल टी, पौधे को क्रॉस किया जाता है, तो F2 पीढ़ी में गुणसूत्र का अनुपात
3:1 होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लिंग निर्धारण का क्या मतलब है, यानी आपको बताना है कि लिंग निर्धारण जो क्रिया है उसका मतलब क्या होता है, आखिर उसका क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है माता पिता में लिंग का चयन। ठीक है। दूसरा, भ्रूण के लिंग को पहचानना, भ्रूण मतलब जो भी नवजात पैदा हो रहा है। ठीक है। तीसरा, यह तय करना कि एक बच्चा नर होगा या मादा। ठीक है। चौथा, गुण सूत्रों के विभाजन की प्रक्रिया, जो अलग अलग सूत्र जो हैं उनके जो गुण होंगे उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या लिंग निर्धारण कहते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह तय करना कि एक बच्चा नर होगा या मादा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, हाँ 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है व्याख्या, समझते हैं। मतलब लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव के नर या मादा बनने का निर्धारण किया जाता है। मनुष्यों में एक्स और वाई गुणसूत्र, यानी ये क्या है, क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्या है, क्रोमोसोम्स है। ठीक है, गुणसूत्र इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं कि वो एक्स वाला बनेगा या वाई वाला। आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। सपोज करो ये क्या है, साइन आपको पता है ना, ये वाला होता है मेल के लिए, ये वाला होता है फीमेल के लिए, यानी महिला के लिए, और ये पुरुष के लिए। ठीक है, तो मेल के पास कौन सा गुणसूत्र होता है, तो एक्स और वाई होता है, पता है, क्रोमोसोम। ठीक है, और महिला के पास क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। ठीक है, तो जब संगम होता है, यानी कि विभाजन जब होगा, तो यहां से एक एक्स क्रोमोसोम आया गुणसूत्र, एक यहां से एक्स आया, तो ये एक्स और एक्स मिलके क्या बनाता है, महिला बनाएगा। क्या बनाएगा, महिला। क्लियर है बच्चों, एक बार में ये बनेगा महिला, दूसरे बार में क्या होगा, y आएगा और इधर से x आएगा। ठीक है, यानी कि हमको क्या क्या मिल रहा है, x भी मिल रहा है और y भी मिल रहा है, यानी ये क्या बनेगा, पुरुष बनेगा, यानी मेल बन जाएगा। क्लियर है। और इसका कितना परसेंटेज हुआ, तो ये है 50% बनने का चांसेस रहेगा, और ये भी कितना परसेंट रहेगा, 50%। यानी कि ये हुआ आपका लिंग निर्धारण करने का तरीका। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। मानव में लिंग निर्धारण किसके ऊपर करता है, तो ऑप्शन आपके पास केवल माता पर, केवल पिता पर, दोनों माता और पिता पर, या पर्यावरण पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखेंगे क्या होगा, केवल पिता पर निर्भर करता है। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, केवल पिता पे करता है। कैसे, तभी जस्ट हम लोगों ने देखा पिता के पास क्या है, एक्स और वाई है, और माता के पास क्या था, एक्स और एक्स था। तो अगर एक्स इधर से आ रहा है तो वो क्या बनेगा, महिला बनेगा, जो नवजात होगा। ठीक है, और इधर से एक्स तो आ रहा है इस साइड से, लेकिन यहाँ पे एक अलग से क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो वाई क्या बना देगा, पुरुष बना देगा। ठीक है, ये पुरुष बना दिया, पुरुष बना दिया, यानी कि लिंग निर्धारण करने का जो गुणसूत्र है वो किसके पास है, पुरुष के पास, यानी पिता के पास। कौन सा वाला, वाई वाला। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए क्या था क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है केवल पिता पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब वो खत्म हो गया, एमसीक्यू खत्म हो गया। अब हम आते हैं थोड़े से ब्रीफ वाले क्वेश्चंस पे, जो आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है 2 या 3 नंबर के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता के जनक क्यों कहा जाता है, आखिर उसे ही क्यों बोला जाता है, क्यों ये पदवी दी गई है उसे। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसका आंसर देखते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर, कौन से पौधों पर, मटर के पौधों पर, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितना भी लक्षण होता है वो उभर कर दिखते, इसलिए उसने मटर के पौधे को लिया। ठीक है, मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवांशिकता के नियमों को खोज की। ठीक है, आनुवांशिकता के नियमों की खोज की। उन्होंने यह सिद्ध, यानी कि एकदम एक्सपेरिमेंट कर दिया, सिद्ध कर दिया, किया कि, देखो आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ, किया कि लक्षण, जो कैरेक्टर हुआ इंग्लिश में लक्षण और हिंदी में लक्षण, एक पीढ़ी F1 से दूसरी पीढ़ी F2 में
विशिष्ट पैटर्न, एक पैटर्न मतलब कि एक आप बोल सकते हो तरीका अपनाता है, पैटर्न में स्थानांतरित होते हैं मतलब चले जाते हैं, ठीक है। उनके कार्यों ने आनुवांशिकी के क्षेत्र की नींव रखी, इसलिए ग्रेगर मेंडल को ही आनुवांशिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? दिख रहा है आपको आंसर्स? दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विकास, इवोल्यूशन और आनुवांशिकता के बीच में क्या संबंध है? हाँ ठीक है, आप जान रहे हैं इवोल्यूशन हट चुका है, ठीक है, लेकिन आपको बीच में अगर दे दिया करने के लिए तो कैसे करोगे आप? ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है या फिर कैसे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप बताओगे। दिख रहा है आपको? आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसमें लक्षण माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं, मतलब माता पिता में जो लक्षण है वही लक्षण किस में चला जाता है? आने वाले संतान में, ठीक है। विकास, जबकि विकास अनुवांशिक बदलावों का परिणाम है। विकास क्या है? अनुवांशिक में जो बदलाव हो रहे हैं उसका वो परिणाम है, वो रिजल्ट हुआ, ठीक है, जो समय के साथ जीवों की नई प्रजातियों के निर्माण में योगदान देता है। दोनों प्रक्रियाएं जीवों के अनुकूलन और विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, विविधता के लिए आवश्यक है। कौन कौन? एक तो हो गया अनुवांशिकता, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ये देखो अनुवांशिकता, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा हमारा विकास। क्लियर है? आप बोल सकते हो अनुवांशिक विकास जो है वो अनुवांशिकता का पूरक है, इसके बिना, अनुवांशिकता के बिना विकास नहीं हो सकता है। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, लिंग निर्धारण में एक्स और वाई गुणसूत्रों की क्या भूमिका होती है? वही जो क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का क्या भूमिका, आपका उसका रोल यानी अदा कैसे निभाता है वो देखना है, बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ दिख रहा है आपको? ठीक है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण एक्स और वाई गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। पहला, महिला यानी कि फीमेल 2 एक्स गुणसूत्र यानी कि डबल एक्स होता है, क्लियर है, ठीक है। पुरुष यानी कि मेल 1 एक्स, कितना? 1 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं, पता है सभी कोई को, ठीक है। पिता के शुक्राणु, शुक्राणु यानी स्पर्म, शुक्राणु में एक्स या वाई गुणसूत्र होता है, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, ठीक है, लेकिन रहेगा एक्स और वाई दोनों रहेगा, ठीक है। यदि वाई गुणसूत्र अंडाणु में प्रवेश करता है तो बच्चा क्या होगा? लड़का होगा। अगर एक्स जाता है तो अगर वाई जाता है तो, हाँ, अगर वाई जाता है तो लड़का होगा, और यदि एक्स गुणसूत्र प्रवेश करता है तो बच्ची होगी। यही एक्स वाई वाला जो अभी हम बताए थे, ठीक है, पिछले वाले इसमें स्लाइड्स में सेम वही चीज। अगर वाई जाएगा तो क्या बनेगा? लड़का बन जाएगा, और अगर एक्स एक्स आ जाएगा तो क्या होगा? वो लड़की बन जाएगी, ठीक है। जस्ट अभी 2-3 क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस किया, आप वहां पे जाके चेक कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के पहले और दूसरे नियम को समझा, बहुत जरूरी है एकदम, आप बोल लो VVIP क्वेश्चन है ये, एकदम बच्चे पूछ सकता है इस चैप्टर से, अनुवांशिक का ये एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो आप लोग, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, पूरा दिख रहा है? चलो इधर कर देते हैं, दिख रहा है ना अभी? ठीक है। पहला नियम, रूल ऑफ डोमिनेंस। पहला नियम को क्या बोलते हैं? रूल ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, डोमिनेट करता है। जैसे कि राजा क्या करता है? अपने प्रजा के ऊपर डोमिनेट करता है, यानी उसके ऊपर राज करता है, ठीक है। उसी तरह से डोमिनेंस हुआ मतलब, ठीक है। तो एक जीन के 2 अलील्स में से एक जीन है, 2 अलील्स है, कहने का मतलब एक लंबा हुआ दूसरा छोटा हुआ, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है? एक ही जीन हुआ, क्लियर है, एक ही जीन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? 2 अलील्स है, यानी एक अलील ये बड़ा वाला हो गया और एक छोटा वाला, क्लियर है बच्चों? ठीक है। में से डोमिनेंट अलील हमेशा क्या होता है? फेनोटाइप में व्यक्त होता है। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल,
यानी कि आप जो आपको सामने से दिखेगा, ठीक है, वैसा ही जो डोमिनेट करता है उसी का ताकतवर, मतलब आप बोल सकते हो शक्ति दिखता है। जैसे राजा का ही शक्ति दिखेगा अगर उसके प्रजा के ऊपर, प्रजा का शक्ति नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन राजा का शक्ति दिखेगा, यानी कि फिनोटाइप, फिजिकल, मतलब जिसको आप छू सकते हो, पहचान सकते हो, अच्छा देख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जो डोमिनेट अलील होगा, यहाँ पे से डोमिनेट अलील कौन था, कैपिटल टी वाला था। और सभी पेड़ यहाँ पे कैसे होंगे, तो लंबे होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो फिनोटाइप कहलाता है, ठीक है, उसी का दिखता है। दूसरा उदाहरण के तौर पर समझते हैं, टी यानी कि लंबा, कैपिटल टी का बात कर रहे हैं, यानी कि लंबा। स्मॉल टी यानी कि बौना के संयोजन, यानी कि जब वो संयोजन होता है, जुड़ता है, टी टी में, पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। क्लियर है, जो अभी जस्ट डिस्कस किए। उसी तरह ये पहला नियम हो गया, जिसका अलील क्या होगा, डोमिनेट करेगा, उसी का फिनोटाइप दिखेगा, ये पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम समझिए क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब समझिए ध्यान से, ठीक है। दो या दो से अधिक लक्षणों का, जो एक्स और वाई ये वाला था, ठीक है, दो या अधिक लक्षणों का एक साथ अध्ययन करते समय प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में आ जाता है। जैसे कि आप समझो एग्जांपल्स के तौर पर, उदाहरण के तौर पे समझो, ठीक है। बीज का रंग और आकार, बीज का रंग कैसा था, तो एक जगह क्या था, हरा था, दूसरा जगह पीला था, ठीक है, हरा और पीला दो दो हो गया, दो क्या है यहाँ पे, आप बोल सकते हो लक्षण है। और उसके साथ में क्या था, आकार, तो एक क्या था, पूरा गोल था, दूसरा क्या था, झुर्रीदार था। मतलब दो दो कैरेक्टर है इसमें, ये क्या है, तो गोल है पूरा, दूसरा क्या है, झुर्रीदार है, ठीक है। ये कैसा है, तो थोड़ा सा झुर्रीदार है, साथ में हरा भी है, पीला भी है, तो दो दो हो गया ना, ठीक है। स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में व्यक्त होते हैं, उसी हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो दिख रहा है ना अभी, पूरा पूरा क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसको बच्चे आप याद कर लोगे, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। मेंडल का दो नियम आपसे पूछेगा, गुणसूत्र, गुण पूछेगा, या फिर आप बोल लो कि लॉ पूछेगा, या फिर आप बोल लो नियम पूछेगा, तो सारा का सारा आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। पहला होगा रूल ऑफ डोमिनेंस, दूसरा होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ। किस प्रकार क्रॉसिंग ओवर आनुवांशिक विविधता को प्रभावित करता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाना, ठीक है। चलिए समझते, क्रॉसिंग ओवर के दौरान, ध्यान से देखो, क्रॉसिंग ओवर के दौरान गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, गुणसूत्र मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम के खंड अदल बदल करते हैं। जैसे कि क्रोमोसोम आपको पता है ना, ऐसे करके दिखता है, तो ये सपोज करो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और इधर से क्या हुआ, वाई क्रोमोसोम है ये, ठीक है, सपोज करो ये वाई क्रोमोसोम आया, ठीक है, इधर से सपोज करो ये वाई क्रोमोसोम आया, तो आपस में ये क्या होता है, मिलते हैं। तो कैसे मिलेगा, ध्यान देना, ये एक्स वाला है, ठीक है, ये वाला ले रहे हैं अभी, ठीक है, और इधर वाला भी एक्स वाला है, थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, ठीक है, और इधर से देखो वाई वाला आया, जो मोटा वाला है ना, ये एक्स वाला है, ये जो मोटा वाला है, समझो बात को, ये एक्स वाला है यहाँ पे है, ये वाई वाला यहाँ पे, तो ये क्या होता है, आपस में क्रॉसिंग ओवर करता है, यानी कि क्या करता है, अदल बदल करते हैं। कहाँ पे, जहां पे ये मिल रहा है, इस जगह, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। क्लियर है बच्चों, अदल बदल करते हैं, जिसमें नए जीन, अदल बदल करने से क्या होता है, जिसमें नए जीन बनते हैं, संयोजन बनते हैं, जिसमें क्या होता है, एक नया ही जीन बनता है। एक माता से आया, ये सपोज करो माता से आया, ये माता से आया, और जो वाई जो किस में होता है, पिता में ही होता है, ठीक है। तो ये सपोज करो पिता में आया, ठीक है, तो माता और पिता से आया एक्स और वाई, तो एक्स और वाई से एक नया जो नवजात होगा उसमें अलग ही गुण होगा, ठीक है, मतलब अलग जीन होगा। तो यह क्या करता है, यह क्रिया, यह प्रक्रिया, यानी ये जो प्रक्रिया हुआ एक दूसरे में अदल बदल करना, किसका, गुण सूत्रों का, उसे ही आनुवांशिक विविधता को, उससे क्या होता है, क्यों भाई एक्सचेंज करेगा,
मतलब क्यों जुड़ेगा? तो इसलिए जुड़ेगा ताकि आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देगा, ठीक है, यानी कि बायोडायवर्सिटी, आप उसको बोल सकते हो डायवर्सिटी, बढ़ावा देती है और विकास के लिए आवश्यक नई विशेषताओं को जन्म देती है। क्लियर बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन ये चीज समझने में दिख रहा है आपको? पूरा चीज क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं लिखे। जो चार्ल्स डार्विन था, आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन वाला उसने दिया था, ठीक है, प्राकृतिक वाला। चलिए समझते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं थे उसके सिद्धांत की। ये रहा, चलिए सबसे पहला समझते हैं, दिख रहा है? ठीक है, हाँ। जनसंख्या में जीव विविधता यानी कि वेरिएशन, विविधता, तरह तरह की अलग अलग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएशन, मौजूद होती है। सभी को पता है जो बच्चा होता है मनुष्य में, वह माता पिता के कुछ गुण लेकर के, और जो क्रॉसिंग हुआ था, गुण सूत्रों का आदान प्रदान हुआ था, उससे क्या होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक नया जीन बनता है, ठीक है, उसी को वेरिएशन बोलते हैं। जो जीव पर्यावरण के अनुकूल, ध्यान दीजिएगा, जो जीव यानी जिंदा है, जो जीव पर्यावरण के अनुकूल होते हैं वे जीवित रहते हैं, यानी कि जो पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है वही जिंदा बचता है और प्रजनन करते हैं। ये दूसरा, और क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझिए, तीसरा पॉइंट समझेंगे, अनुकूल लक्षण समय के साथ अगली पीढ़ी में फैल जाते हैं। जो अनुकूल लक्षण होता है यानी कि जो चीज लेके जाना चाहिए, जो अच्छा चीज है, अगले जनरेशन को देना चाहिए, अगली पीढ़ी को देना चाहिए, वो क्या होगा, अगली पीढ़ी के साथ में चला जाता है, ठीक है। चौथा समझिए, अनुकूल जीवों का चयन यानी कि जो जिंदा रहेगा उसका चयन प्राकृतिक रूप से होता है, यानी कि नेचर डिसाइड, यानी प्रकृति वो उस चीज को क्या करती है, डिसाइड करती है, बोलती है, चुनती है कि कौन जिंदा रहेगा। जैसे एग्जांपल डायनासोर, डायनासोर समय के साथ खुद को नहीं ढाल पाए तो वो आज विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अगर प्रकृति उनको अपने अनुसार या फिर उनको चुनती कि नहीं तुम लोग जिंदा रहेगा, तो वो जिंदा रहता, आज हमें दिखता। क्लियर है? चलिए, तो ये 4 पॉइंट्स था जिसके, जो कि सिद्धांत के बारे में बताता है। किसके सिद्धांत? डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत के बारे में। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रॉसिंग ओवर का क्या महत्व है? हाँ, ये देखो, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया। क्रॉसिंग ओवर किस लिए होता है? वही क्रॉसिंग ओवर, ये वाला, ऐसे वाला था ना, एक इधर से एक्स वाला आया, फिर एक इधर से आया, ऐसे करके, ठीक है। चलिए समझिए, अभी जस्ट हम लोग जो डिस्कस किए थे, यानी एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम क्यों, या फिर एक्स और एक्स क्रोमोजोम क्यों आपस में क्रॉसिंग ओवर करता है। ये सपोज करो एक क्रोमोजोम है, ये दूसरा क्रोमोजोम, और ये क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे हो रहा है तो दूसरा ऐसे आकर के ये मिल रहा है। तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? पहला है, यह म्यूटेशन को रोकता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यह म्यूटेशन को रोकता है। दूसरा, यह आनुवांशिक विविधता को बढ़ाता है। तीसरा, यह कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, यानी कोशिका विभाजन जो सेल डिवीजन जो हो रहा है, ठीक है। यह डीएनए की मरम्मत करता है, डीएनए जो है ऐसे करके इसका मरम्मत करता है, ठीक है। म्यूटेशन, या म्यूटेशन क्या हुआ, म्यूटेशन आप बोल सकते हो डीएनए में चेंज हो जाना, ठीक है, उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। यह आनुवांशिक विविधता यानी कि आनुवांशिक यानी जो आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, उसमें वेरिएशन लाता है, विविधता लाता है, बहुत तरह तरह के लाता है, ठीक है। यह कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है और यह डीएनए की मरम्मत करता है। क्या? क्रॉसिंग ओवर, ये वाला, ये किस लिए होता है? तो आपको पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होगा आंसर? यह आनुवांशिक विविधता को बढ़ाता है। क्रॉसिंग ओवर किस लिए होता है? तो आनुवांशिक विविधता को यानी वेरिएशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप व्याख्या समझिए, क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रों के खंड एक दूसरे से वहां पे मिक्स हो रहा था, ठीक है, एक दूसरे के साथ अदल बदल करते हैं, जिससे नए अनुवांशिक संयोजन बनते हैं। क्लियर है? बस इतना सा लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू है। अगर मटर के पौधों का जीनोटाइप टी है, क्वेश्चन दिख रहा है ना? अच्छा नहीं दिख रहा है, सॉरी, अभी दिख रहा है, विजिबल है? नहीं, रुकिए अब दिखेगा। यस,
दिख रहा है? अभी दिख रहा है ना। क्वेश्चन क्या है, अगर मटर के पौधों का जीनोटाइप टी है, मतलब हेट्रोजाइगस वाला, दो दो अलग अलग है, ठीक है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसका फिनोटाइप कैसा होगा? फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैसा दिखेगा? अगर उसके अंदर में जीन है, अलील है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो वो जो पौधा होगा वो कैसा दिखेगा? ऑब्वियस सी बात है, पहला क्या, बौना, लंबा, दोनों, ये अनिश्चित, क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, क्या होगा? लंबा, क्योंकि इसमें डोमिनेंट वाला चीज क्या था? कैपिटल टी था। कैपिटल टी किसके लिए होता है? लंबा के लिए होता है, तो जो पेड़ होगा वो लंबा होगा। क्लियर है? ये राजा राजा हो गया क्योंकि इसके पास पावर है, ये प्रजा है, छोटा है तो ये दब जाएगा। क्लियर है? चलिए, टी जो लंबा है, जीन डोमिनेट होता है, जीन में ये डोमिनेट करेगा, पावर है इसके पास, ठीक है। जबकि स्मॉल टी जो है वो बौना जीन है, रेसेसिव होता है। ये क्या होता है? ये रेसेसिव होता है, और ये क्या होता है? ये डोमिनेट होता है। कौन? कैपिटल टी जो होता है डोमिनेट होता है, और जो स्मॉल टी है वो रेसेसिव कहलाता है, ठीक है। इसलिए टी टी यानी कि हेट्रोजाइगस संयोजन में पौधा कैसा होगा? तो ये लंबा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिख रहा है? होमोजाइगस लिखा हुआ बेसिकली, ठीक है। होमोजाइगस मतलब एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या अंतर है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया, होमोजाइगस मतलब सेम सेम रहेगा, हेट्रोजाइगस मतलब होमोजाइगस में या तो सेम सेम रहेगा, या फिर हेट्रोजाइगस में क्या होता है? अलग अलग होता है। ये हेट्रो वाला हो गया हेट्रो, ये हो गया होमो, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या अंतर है? सिंपल सा है, पहले ऑप्शन समझते हैं। होमोजाइगस में समान एलील होते हैं, समान एलील बोल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेट्रोजाइगस में भिन्न एलील होते हैं, यानी अलग अलग एलील होता है, ठीक है। तीसरा, दोनों सही है बोल रहा है, ठीक है। चौथा, कोई भी सही नहीं है बोल रहा है, कोई भी सही नहीं है इसमें से ऑप्शन। तो क्या होगा हमारा आंसर? सिंपल सा है कि दोनों नहीं है, यानी कि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस में कोई अंतर नहीं है। क्या नहीं है? होमोजाइगस में समान एलील नहीं होता है, हेट्रोजाइगस में भिन्न एलील होते हैं, बल्कि नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? होमोजाइगस, यानी कि होमोजाइगस मतलब कैपिटल टी दिख रहा है आपको? थोड़ा ऊपर कर देते हैं, दिख रहा है अभी? देखो, होमोजाइगस में कैपिटल टी जस्ट जो अभी ऊपर में लिखे थे, ठीक है, ये देखो दिख रहा है ना, कैपिटल टी, ठीक है। तो कैपिटल टी या स्मॉल टी में एक ही प्रकार के अलील होते हैं, क्योंकि ये भी टी देगा, ये भी टी देगा, ये भी लंबा देगा, ये भी लंबा देगा, ये भी बौना देगा, ये भी बौना देगा, दोनों तो एक ही प्रकार का अलील हुआ ना, अलग अलग तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको ऐसे वाले क्या बोलते हैं? होमोजाइगस बोलते हैं। क्लियर है? जबकि हेट्रोजाइगस में क्या है? एक कैपिटल टी एक लंबा का है, तो दूसरा क्या चीज के लिए? तो ये बौना के लिए है। क्लियर है? तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। अलग अलग प्रकार के अलील होते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत क्या दर्शाता है? यानी वो जो चयन, प्राकृतिक चयन जो करता है, यानी नेचर सिलेक्शन, उसमें उस सिद्धांत के बारे में क्या पता चलता है? पहला ऑप्शन है, केवल सबसे मजबूत जीव बचते हैं, ठीक है। दूसरा, सभी जीव समान रूप से विकसित होते हैं, यानी एक साथ सभी का विकास होगा, ठीक है। तीसरा, जो जीव पर्यावरण के अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं, यानी जो पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है वही जिंदा बचेगा, ठीक है। चौथा समझिए, विकास यच्छा, अब तो याचिक होता है, यानी कि इच्छा के अनुसार, मेरा मन किया तो हम विकास करेंगे, नहीं मन किया तो नहीं करेंगे, मतलब मेरे मन के ऊपर, मन मर्जी, ठीक है, ऐसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत यह दर्शाता है कि जो जीव पर्यावरण के अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं। एग्जाम्पल में डायनासोर अपने आप को पर्यावरण के अनुसार नहीं ढाल पाया तो वो विलुप्त हो गए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते, ये देखिए लिखा हुआ है ना, चलिए देखो दिख रहा है ना, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक चयन वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण के अनुकूल जीव जीवित रहते हैं और क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षणों के अनुवांशिक संरचना में संचरण में डीएनए के किस भाग की भूमिका होती है? ठीक है,
यानी लक्षण, यानी कि जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है, उसके अनुवांशिक संचरण में डीएनए के किस भाग की भूमिका होती है? पहला दिया हुआ अनुसंचरण, दूसरा दिया अनुक्रम यानी सीक्वेंस के हिसाब से एक बाय एक करके, ठीक है, तीसरा है ग्लूकोज स्तर, ठीक है, चौथा दिया हुआ है कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या कि लक्षणों के अनुवांशिक संचरण में डीएनए के किस भाग की भूमिका होती है, आपको बताना। डीएनए के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहला दिया हुआ क्या अनुसंचरण में करता है, क्या अनुक्रम सीक्वेंस में होता है, या फिर ग्लूकोज स्तर में होता है, या फिर कोशिका झिल्ली में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा बी, अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस में होता है, ठीक है। समझिए, दिख रहा है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस की अनुक्रम, पता है नाइट्रोजनस बेस होता है यानी जो बेस जिस पे खड़ा रहेगा डीएनए का उस पे क्या होता है, अब तो बेस है, वहीं से उसकी उत्पत्ति होती है, यानी नाइट्रोजनस बेस की अनुक्रम यानी सीक्वेंस अनुवांशिक जानकारी को क्या करती है? कोड करती है, जिससे लक्षणों का संचरण होता है। कोड से ही क्या होता है, कैसे लक्षण हो गए, क्या होंगे, कैसे किसी का नाक छोटा होगा, किसी का नाक बड़ा होगा, बाल का कलर लाल होगा, भूरा होगा, काला होगा, कैसा होगा, ये किसके ऊपर में डिपेंड करता है? तो नाइट्रोजनस जो बेस है उसके ऊपर जो कोड है वो ही बताता है कि लक्षण कैसा होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी तक का में से, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आप लिख दोगे फुल फॉर्म। राइबो न्यूक्लिक एसिड लिख दोगे फुल फॉर्म, एक एक मार्क्स वहां पे मिल गया, ठीक है। अब संरचना में देखते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स कहने का मतलब ऐसे एक हेलिक्स ये हुआ ऐसे करके, ये हुआ, ये डबल कहलाता है। क्लियर है? ये सिंगल हेलिक्स रहता है, बस ऐसे रहता है, ठीक है, इसलिए उसको सिंगल हेलिक्स कहते हैं आरएनए वाले को, ठीक है। समझिए, शर्करा यानी कि शुगर, ठीक है, इसमें डीऑक्सी राइबोज रहता है। शुगर, राइबोज मतलब क्या होता है? शुगर, शर्करा। इसके बेसिस पे ये दिया हुआ ऐसे करके है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप बना सकते हो ये वाला। क्लियर है बच्चों? ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके आप बना लो, समझो, कंफ्यूज नहीं करना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो इस संरचना के बेसिस पे देख लिए। अब शर्करा के बेसिस पे डीएनए में क्या आता है? तो डीऑक्सी राइबोज रहता है। वहीं आरएनए में क्या रहता है? केवल राइबोज रहता है। क्लियर है? चलिए, थर्ड वाला, बेस कार्य यानी कि क्या उसका मेन कार्य रहता है, क्या फंक्शन रहता है, ठीक है। तो आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना, जो भी जानकारी है माता से पिता से, उसको क्या करना? संग्रह करके रखना, किसमें? डीएनए में, ठीक है। और आरएनए का क्या काम रहता है? बेस कार्य क्या है? तो सॉरी सॉरी, रुक जाइए, यहाँ पे एक और होगा बेस। इसमें क्या रहता है? थाइमाइन रहता है, ठीक है, थाइमाइन रहेगा। और यहाँ पे आरएनए में क्या रहेगा? यूरासिल रहेगा। क्या रहेगा? यूरासिल रहेगा। यहाँ पे डीएनए में टी मिलेगा आपको, तो यहाँ पे यू मिलेगा, कैपिटल यू। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से, इसको कैपिटल टी से। क्लियर है? टी के जगह पे यू आ जाता है, यू के जगह पे टी आ जाता है, डीएनए में आरएनए में, यही डिफरेंस है, ठीक है। अब इसका कार्य समझते हैं, डीएनए का कार्य क्या है, आरएनए का कार्य क्या है, ठीक है। डीएनए का कार्य जो अभी जस्ट बताया वही होगा कि माता का पिता का अनुवांशिक जानकारी जो है वो डीएनए में बंद रहता है। क्लियर है? और आरएनए का क्या काम है? तो वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने में, ठीक है। क्लियर बच्चों? आरएनए और डीएनए में डिफरेंस ये आएगा, एकदम आप लिख लो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में अंतर स्पष्ट करें। सिंपल सा है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। होमो में जिसमें दो अलील रहेगा, लेकिन सॉरी एक अलील रहेगा लेकिन दो कैरेक्टर्स शो करेगा। हेट्रोजाइगस में अलग अलग अलील्स रहता है, ठीक है। जैसे कि होमोजाइगस में जब किसी लक्षण के लिए दो समान अलील होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक ही जैसा रहेगा, सेम टू सेम, डबल, ठीक है। और हेट्रोजाइगस में क्या रहेगा? जब किसी लक्षण के लिए दो भिन्न अलील होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर है? चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, फेनोटाइप और जीनोटाइप में क्या अंतर है? तो आप बताओगे फेनोटाइप, पहले समझो, फेनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, यानी जो आपको दिख रहा है। अच्छा, मटर का दाना सपोज करो कैसा रहता है, ऐसे करके रहता है ना लगभग, ठीक है, तो ये आपको कैसा दिखता है? हरा दिखता है। जो हरा रहेगा हरा दिखेगा, जो पीला रहेगा वो पीला दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर में दाने ऐसे ऐसे थोड़े से फूले हुए बाहर की तरफ दिखते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? इसका फिजिकल, यानी फिजिकली आप इसको देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये इसका फिनोटाइप हुआ। कोई पेड़ लंबा है कि छोटा है, कोई पेड़ लंबा है कि छोटा है, तो जो लंबाई है जो छोटा है उसका क्या बता रहा है? फिनोटाइप, यानी कि फिनोटाइप बता रहा है। जीनोटाइप के लिए उसके जीन में देखना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है? डीएनए के अंदर घुसना पड़ेगा, तब वो पता चलेगा जीन। क्लियर है? फिनोटाइप बाहर से आपने देख के बता दिया, जीनोटाइप उसके अंदर जाना पड़ेगा। चलिए समझते हैं अब इसको। फिनोटाइप दिख रहा है, ठीक है, हाँ। जीव का बाहरी स्वरूप या ओके, ठीक है, चलिए समझिए। फेनोटाइप जीव का बाहरी स्वरूप या लक्षण, जैसे कि लंबाई या फूल का रंग, ये सब तो आपको दिखता है ना, तो ये क्या क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा फिनोटाइप, ठीक है। दूसरा जीनोटाइप के बारे में समझते हैं, यानी जीन, जीन से बना है जीन का टाइप, जीनोटाइप, ठीक है। जीव के जीन का अनुवांशिक संयोजन, यानी क्रोमोसोम वाला चीज, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या दर्शाता है? ये जीनोटाइप बताता है। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन? तुरंत पूछ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ठीक है। मानव में अनुवांशिक विकारों के दो उदाहरण दीजिए। अनुवांशिक यानी कि हेरिडिटरी से रिलेटेड दो, आप बोल सकते हो, विकार बताना है आपको, ठीक है। यानी कि जिसे कुछ दिक्कत हो गया हो, डीएनए में कुछ चेंज हो गया हो, कोड करने में कुछ चेंज हो गया हो, ठीक है, विकार उत्पन्न हो गया, उससे परेशानी हो गई। तो पहला, ये बहुत ही जरूरी है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। पहला है सिकल सेल अनीमिया। क्या है? सिकल, सिकल मतलब क्या होता है? हंसुआ। अब जानते हैं ना, जिसे वो काटा जाता है, धान की कटाई होती है, रोपाई होती है, ठीक है, तो सिकल सेल, सिकल के जैसा हो जाता है। यानी कि आपको पता है ना, आरबीसी कैसा दिखता है? ऐसा कॉनकेव जैसा शेप का क्या दिखता है आरबीसी लगभग, ठीक है, लेकिन ये कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है, ऐसा लंबा ऐसा हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? एक अनुवांशिक रक्त विकार, विकार है, ये क्या है? अनुवांशिक रक्त विकार है। पहला सिकल सेल अनीमिया क्या है? तो अनुवांशिक रक्त विकार है, जिसमें, ये किसमें होता है? लाल रक्त में होता है, जिसमें लाल रक्त क्या करता है? कोशिकाएं अर्धचंद्राकार की हो जाती है, आधा चांद जैसा ऐसा बन जाता है। क्लियर है? दूसरा, दूसरा विकार क्या? तो हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या है? ये भी क्या है? अनुवांशिक विकार के कारण उत्पन्न होता है। तो एक अनुवांशिक विकार जिसमें रक्त सही समय पर जमता नहीं है, इसमें जमता ही नहीं है रक्त, तो इसको क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। क्लियर है बच्चों? तो आशा करते हैं यहाँ तक तो खत्म हो गया। आशा करता है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने जो दिए आप उससे नोट डाउन करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जहाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अब तुरंत पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए जोर शोर से तैयारी करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।